आर्नी, आर्नी, जाग जाओ। एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो तुम्हारे घर की ओर तेजी से आ रहा है। जल्दी से सड़क की तरफ भागो। तुम्हें बाहर खुली जगह पर जाना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा घर की बेसमेंट में छुपना बढ़िया होगा। पर हाँ बिल्कुल, मेरे और हमारे दर्शकों के लिए देखना ज्यादा मजेदार होगा कि टॉर्नेडो के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा। तैयार हो? और चलो। अंदर क्या है आर्नी? बड़े टॉर्नेडोज के फनल की चौड़ाई 1500 मीटर तक पहुंच सकती है। जैसे ही ये घूमता है तुम वहां पर होगे। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 1000 टॉर्नेडोज बनते हैं और उनमें से कुछ ही सच में बहुत बड़े होते हैं। तुम फिर से लकी हो आर्मी, तुम उनमें से एक में हो। मुझे लगता है लो प्रेशर और ऑक्सीजन डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करने का ये बढ़िया समय है। टॉर्नेडो के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि तुम्हारे लंग्स हवा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते और कुछ ही मिनटों के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारा दम घुटने लगेगा। वो आखिरकार मैं तुम्हारी चीखों से पक गया था। ऐसी दुर्लभ हवा माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ने के बराबर है। माउंटेन टूरिज्म तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है आर्मी, पर टॉर्नेडो के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने की बजाय तुम शायद अंदर खींची हुई चीजों से टकरा कर मर जाओगे। तुम्हें पता है, उड़ते हुए पेड़, जानवर, गाड़ियाँ, घरों की छतें और यहाँ तक कि पूरे पूरे घर हमें सुपर शक्तिशाली टॉर्नेडो के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी तबाह हो जाएंगी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुम सोचते हो कि किसी चमत्कार से तुम इस मलबे से टकराने से बच सकते हो और अगर ऑक्सीजन टैंक की चिंता करने की बात नहीं है तो किसी भी तरह तुम टॉर्नेडो के अंदर जिंदा रह सकते हो। तो प्लीज भूलो मत कि टॉर्नेडो कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है और फिर फनल तुम्हें छोड़ देगा और तुम काफी ऊंचाई से वापस ग्राउंड पर गिर जाओगे, जिससे शांत हो जाओ। तुम ओशन के बीच में हो जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राफ्ट पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस सुनो। 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़ें वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के ओशन में समुद्र से सबसे दूर पॉइंट पर हो। पॉइंट नीमो। सबसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट 400 किलोमीटर दूर है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं, जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है, पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है।
सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटुया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो, कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। ये मत कहना ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1 ग्रीन बटन। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम उन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शमक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया। खींचो। एंड वो शो याद है, लव? क्या तुम इस बात से हैरान हो कि प्लेन में सिर्फ तुम ही इकलौते पैसेंजर हो? ये बोइंग 767 दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन मानी जाती है। 2003 में कंपनी की स्थापना के ठीक बाद लैंडिंग के दौरान इसका एक प्लेन रनवे से उतर गया था। यात्रियों को कई चोट आई, पर सौभाग्य से सभी बच गए। फिर दोबारा कुछ समय बाद लैंडिंग से आधे घंटे पहले इसका एक प्लेन रडार से गायब हो गया। 2 दिन की खोज के बाद पता चला कि वो पहाड़ से टकरा गया और बोर्ड पर सवार 104 लोगों में से सिर्फ माइक्रोब्स बचे थे। प्लेन का पहला नियम, हमेशा खुद को बकल अप करें। एयर डेंसिटी लगातार बदल रही है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, आप एक मैदान के ऊपर से उड़ रहे हैं और प्लेन में गर्म हवा चल रही है। फिर अचानक मैदान खत्म हो जाता है और आप एक ठंडी झील के ऊपर आने लगते हैं। गर्म हवा अचानक प्लेन को प्रभावित करना बंद कर देती है और आप जाने लगते हैं। टर्बुलेंस प्लेन को हिला देगी और इसे 3 मीटर नीचे गिरा सकती है और ये सब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। अगर आपने 2G लोड के दौरान बेल्ट नहीं बांधी हुई तो आप बस गए। आपकी सीट या प्लेन के साथ होने वाली हर एक टक्कर आपकी पसलियां तोड़ देगी, बाजुओं को मोड़ देगी, आपकी खोपड़ी तोड़ देगी। होली शिट! रेयरफाइड गैस जो इंजन से बाहर निकलती है, बिजली को जमीन पर किसी भी चीज की तुलना में अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े प्लेन अक्सर खुद बिजली बनाते हैं। तेल से सैकड़ों हजारों एम्प्स का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में और नोज से जमीन पर फैलता है। माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते।
यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी, और खासकर डॉक्टरों के काम को, और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन,
ये समय वो करने का नहीं है, ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो। और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह, आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है, और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमास नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मेटेओर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसकी बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो।
पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांचे आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000 देने हैं। आर्नोल्ड चलो, ये गलत बात है। ठीक है, मैं जाकर शॉवल लेकर आता हूँ। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है, उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूं, असलियत में वापस आते हैं। कितना खूबसूरत दिन है, इसे क्या बर्बाद कर सकता है। खैर, अगर अर्थ एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा, जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी, और बाकी के 6 महीने रात होगी, जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी, जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा, जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है। तो अब यह सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ, जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। पृथ्वी पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब लोग प्लेनेट छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और स्नूज बटन को लगातार 10 बार दबाने का ये नतीजा होता है, आप प्लेनेट से निकलने का मौका गवा सकते हैं। चलो भी आर्नोल्ड, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग अपना बहुत सा कूल सामान छोड़ कर गए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या?
और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका। कुछ कूल करो। वाओ आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं और चीजें और भी खराब होती जाएंगी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा बच गए। ऐसा लगता है कि शहर की बजाय तुम जंगल में ज्यादा अच्छे से रह पाओगे। शहर में रहना बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, एक एयरप्लेन। आर्नोल्ड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर खेलते हुए जो हजारों घंटे बिताए हैं वो काम आने वाले हैं। आर्नोल्ड, देखो, पृथ्वी पर एक रॉकेट अभी भी बचा हुआ है। जल्दी करो। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर वो शेर जिसे तुमने जू से आजाद किया था वो तुम्हारे पीछे है। सफर का मजा लो आर्नोल्ड। हैप्पी हॉलीडे आर्नोल्ड। आज प्लेनेट साफ हो जाएगा। सभी देशों के लीडर्स लिथियम, ऑयल और यूरेनियम से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए मान गए हैं। अब एनवायरनमेंट को किसी से भी खतरा नहीं है। लेकिन हम फॉसिल फ्यूल के बिना एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? इंसान हर साल 150 पेटावाट घंटे एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 200 बिलियन सोलर पैनलों की जरूरत पड़ेगी, जो कि 3.7 ट्रिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैले होंगे। ये सहारा डेजर्ट के एरिया का 3.7% है। अगर पूरा डेजर्ट एरिया पैनल से कवर हो जाए तो हमें हमारी जरूरत से भी 27 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसमें $5 क्वाड्रिलियन लगेंगे। इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स की मदद से सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तुम्हारे पास ये क्या है आर्नी? एक लिथियम बैटरी। अब आर्नी, तुम्हें भी बाकी सभी एनवायरनमेंट वॉलेटर्स के साथ खुद ही एनर्जी जनरेट करनी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर पृथ्वी की पूरी आबादी पूरे साल बिना रुके पैडल चलाती रहे तो हम सिर्फ 10.5 पेटावाट घंटे एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ये हमारी जरूरत का सिर्फ 7% ही है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें 150 ट्रिलियन लोगों को हर दिन 8 घंटे पैडलिंग करने की जरूरत है। 8 घंटे बाइक चलाने पर तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने विच कनेक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें पता नहीं है ग्रेविटेशनल बैटरीज कैसे काम करती हैं? अगर तुम वजन को काफी ऊंचाई तक उठाते हो और फिर उसे छोड़ देते हो तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोवाट स्टोर करने के लिए तुम्हें 900 किलोग्राम वजन उठाना होगा, वो भी 400 मीटर की ऊंचाई तक। इतनी एनर्जी आधे घंटे कंसोल गेम खेलने के लिए काफी है। ठीक है, तो अब तुम्हें बहुत ठंड लगेगी। चलो पता लगाएं कि तुम कहाँ हो। ये तो अच्छा नहीं हुआ दोस्त, तुम ओयमेयाकन या कुत्सक में हो, जो रशिया में एक विलेज है। ये इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पर -71.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। याइक्स, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ हर साल 140 लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। चलो जल्दी करो। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, पर इतनी ठंड में वो कम हो जाएगा। और कैसे? और तुम्हारी बॉडी गर्म होने की कोशिश करेगी और वो ऐसे शिवर करती है। फिर तुम्हारी याददाश्त जाने लगेगी और फिर तुम्हारा दिमाग। पर वैसे आर्नोल्ड, तुम्हारे लिए तो ये आम बात है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें गर्मी लग रही है। आर्नोल्ड दोस्त, तुम्हें अपने पैर स्टैम्प करने शुरू कर देने चाहिए।
वरना तुम मर जाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। बहुत बढ़िया दोस्त। वो कहां चला गया? तो वो यहां है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। आज तुमने बहुत कुछ सहा है। अच्छे सपने देखो दोस्त।